आनंद। तो अभी हम यूनिट 4 साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्रिटिक पढ़ रहे हैं एडिबल थ्योरी की। तो ये मालिनोव्स्की ने बेसिकली क्रिटिक किया है। तो वो क्वेश्चन करते हैं फ्रूड से एक तरीके से उनके थ्योरी पे। फ्रूड ने एक यूनिवर्सल फैमिली अपने ब्रेन में जो सोच रखा है, जिसमें फादर हेड है, मदर है और सिबलिंग्स है, भाई बहन एंड ऑल है, जिसमें फादर हेड है या एंड ऑल, ठीक है। वो बताते हैं मालिनोव्स्की की एक टिपिकल यूरोपियन मिडिल क्लास फैमिली थी 19th सेंचुरी में, बट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फैमिली नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 19th सेंचुरी में ये टिपिकल यूरोपियन फैमिली मिल रही थी, 4-5 जनों की, जो बात बार बार फ्यूड करते हैं कि फादर को सन से हेट है, सन को बेसिकली सन को अपने फादर से हेट एंड ऑल, ये जो आइडिया इन्होंने फैमिली का लिया है वो हर जगह नहीं लागू होता, बिकॉज इस टाइप की फैमिली हर जगह हो ये जरूरी नहीं। फर्स्ट क्रिटिक ये है। फिर मालिनोव्स्की एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि समय के साथ अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में जो फैमिली है वो चेंज हुई है, ठीक है। उसके फॉर्म अलग अलग हुए हैं, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग देशों में अलग टाइप की फैमिलीज हैं, ठीक है। और फैमिली में कौन हेड होता है वो डिपेंड करता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, और मदर का फादर भी सॉरी मदर का ब्रदर भी हो सकता है, जो ज्यादातर क्या बोलते हैं उसको, मातृ सत्तात्मक, हाँ, मतलब एक तो पेट्रियार्की हो गई, एक हो गया पेट्रियार्किकल फैमिली सिस्टम, और एक जो मदर चलाती है जिसे मातृ सत्तात्मक हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें मदर के पास होता है, समटाइम्स उसमें वेरिएशन मिलता है, तो जो मदर का भाई है उसके पास पावर होती है, ठीक है। तो ये समय के साथ अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग कल्चर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडिपस कॉम्प्लेक्स कैन बी राइटफुली लोकेटेड इन पेट्रियार्की फैमिली ओनली, बट would lose its meaning in the matrilineal society। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ये पूरा ऑडिपल थ्योरी है कि फादर को सन मार देगा फिर मदर से शादी करेगा, ये थ्योरीज की मतलब इस थ्योरी में और भी कुछ है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपने डिस्कस की है हमने, लेकिन बेसिक, ठीक है। तो ये केवल पेट्रियार्की फैमिली में चलेगा ऐसा मालिनोव्स्की कहते हैं। जो मैट्रिनियल फैमिलीज है या सोसाइटीज है जहाँ मदर या फादर मदर की ब्रदर का चलता है, वहां नहीं चलेगा। उसके बाद अजम्पशन ऑफ ग्रुप मैरिज एंड प्राइमेटिव होड जो था वो मतलब हमें बहुत सारे उसके बारे में डेटा नहीं मिलते जिससे हम इसको क्लेरिफाई कर सकें कि वो जो था ना, हमने जो शायद सेकेंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में डिस्कस किया होगा, जहाँ पे बेसिकली वो जो लड़का होता है वो जो हेड होता है उससे जेलस होता है, जो भी होड का हेड होता है, कम्युनिटी का हेड होता है, फिर मार के सबसे शादी कर लेता है, वो वाली थ्योरी, ठीक है। उसके बाद दो मेजर ऑब्जेक्टिव बताते हैं मालिनोव्स्की प्राइमेटिव होड का हाइपोथेसिस बेसिकली, जो कि इस ग्रैंड थ्योरी जो ग्रैंड थ्योरी है फ्यूड की, उसकी हार्ट है। द ओरिजिन ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी आर फर्स्टली दैट फ्यूड हैज presupposed the existence of culture in horde for the kind of emotion and relationships presupposed by him for this pre-cultural primate horde are not found among animals but in patriarchal human family. Remorse, mental conflict, ambivalent emotion, these are cultural, that is human, not animal responses, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उनकी ग्रैंड थ्योरी को वो करते हुए मालिनोव्स्की क्वेश्चन करते हैं कि जो कल्चर है होड में, जो रिलेशनशिप है, जो कि सब मतलब बेसिकली जो इन्होंने फ्रूड ने प्री सपोज किया है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये या मालिनोव्स्की यहाँ पे बोलते हैं कि ये कोई एनिमल्स में नहीं, एक पेट्रियार्किकल ह्यूमन फैमिली में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये रिमोर्स मतलब एक तरीके का गिल्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पावर में कौन आएगा, कौन सत्ता संभालेगा या कौन सबसे पावरफुल होगा, इमोशनल, ये सब कल्चरल है, ठीक है। दैट इज ह्यूमन, नॉट एनिमल रिस्पॉन्सेस। तो ये एनिमल आप इसको नहीं बोल सकते, ये ह्यूमन रिस्पॉन्सेस है। और ये जो चीजें हैं जो प्री कल्चरल या प्री सपोज जो इन्होंने फ्यूड ने बताई हैं, इस सब पेट्रियार्किकल ह्यूमन फैमिली में हमें देखने को मिलती है, और इसको बहुत ऐसे नहीं देखने को एक तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, टू मच करके नहीं देखने को।
सो बेसिकली फ्रूट की जो थ्योरी है उसमें एनिमल होड को हम कैसे ह्यूमन में करते हैं, कन्वर्ट होते हैं, वो रिमोर्स और गिल्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू। अब कल्चरल जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें बता चुके हैं कि जो कल्चरल बिहेवियर है, कल्चर कोई भी चीज़ है जो हमारे अंदर आता है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये बेसिकली सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। उसके बाद जैसे एडिपल कॉम्प्लेक्स में बताए हैं। जो ओडिपल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे फ्यूड बताते हैं कि जो बच्चा है उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन मदर के प्रति होता है और वो इनकम्प्लीट हो जाता है अट्रैक्शन, और फिर वो न्यूरोटिक बिहेवियर, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में और फादर के प्रति हेट में निकलता है, ठीक है। और मदर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो रिप्रेस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देते हैं मिलनॉस की मैट्रिनियल ट्रोबियंडर्स की। ट्रोबियंडर्स जो ट्रोबियंडर आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, बेसिकली एक कम्युनिटी है और ट्राइब है। यहाँ पे रोल ऑफ फादर बहुत ही हम एक तरीके से कह सकते हैं उस टाइप का नहीं है जैसा कि मिडिल क्लास यूरोपियन फैमिली में है। यहाँ पे पैट्रियार्की नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश कीजिए। द मदर्स ब्रदर इज अ ब्लड रिलेटिव थ्रू whom the child inherited his property and whom is seen as a closest male relative of the पेरेंटल जनरेशन। यानी यहाँ फादर की कुछ नहीं चलती है, ठीक है। मदर का जो ब्रदर है, ठीक है, मतलब मामा, उसके से इसको लड़के को प्रॉपर्टी मिलने वाली है, ठीक है, और यही मेल रिलेटिव है। The relationship between brother and sister is of a strict avoidance, hence the mother's brother play little role in the life of child in early infancy, where the father is a tender and loving figure who is grateful to his wife for her sexual favors। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है ब्रदर और सिस्टर का बहुत ही स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस पे होता है, मतलब एकदम अवॉइड करके रहना है एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर में। और इसीलिए मदर के ब्रदर के साथ जो बच्चे का रिलेशन होता है वो बहुत ही कम होता है जब वो छोटा रहता है। और जो फादर होते हैं उन वो बहुत ही प्यारे दिखते हैं, टेंडर दिखते हैं, केयर करने वाले दिखते हैं, बिकॉज वो जिस विमेन से शादी किए होते हैं उसको उसके प्रति वो बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल फेवर्स दे रही होती है ऑफ कोर्स मैरिज में जो होता है। और इसी वजह से वो बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन, प्रेम दिखाते हैं। और कोई भी इनका जो फादर है उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, और ना सोशल क्लेम है ना कंट्रोल है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मतलब फादर कोई पे नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैट्रिनियल फैमिली है जहाँ पे मदर के भाई कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो कोई फादर मनी वाइज भी नहीं कर रहा, कोई सोशल क्लेम भी नहीं है चाइल्ड के जीवन पे, ना कंट्रोल है, ठीक है। यूरोप से एकदम अपोजिट, जहाँ यूरोप पे पापा ही घर पे चला रहे हैं सब कुछ, कंट्रोल भी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, मतलब मारपीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल ले ले, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन जो चिल्ड्रन है वो भी उसकी तरह यहाँ पे मदर से बच्चे को छोटी ही उम्र में दूर भी नहीं किया जाता, ठीक है। और वो अपनी मदर के साथ धीरे धीरे ग्रो होता है। ये जो ट्रोबियंडर का चाइल्ड है, ब्रियंड ट्रोबियंड, ठीक है। मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे बोलते हैं। और यहाँ पे कोई इनिशिएशन रिचुअल भी नहीं है, ना फिजिकल और सोशल सेपरेशन है मदर से, ठीक है। तो ये दो रिचुअल्स वगैरह के बारे में मैंने ऊपर बात की हुई है वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगी, चैप्टर बहुत लंबा है। उसके बाद कोई यहाँ पे मदर से दूर भी नहीं किया जाता और फादर के साथ लव और केयर वाला रिलेशनशिप होता है। और ग्रो होके जब बच्चा बड़ा होता है तो मतलब अपने मामा के प्रोटेक्शन में, अथॉरिटी में आता है और उन्हीं से कैसे काम करना है, क्या करना है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिलेगी, सब कुछ उसके मामा से होता है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है सिस्टर के साथ, क्योंकि सिस्टर के साथ जब बड़ा हो जाएगा यही बच्चा तो काम करेगा, यानी जब सिस्टर की शादी होगी तो फिर उसके ऐसे फैमिली, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और सिस्टर जो यहाँ पे है वो बहुत मिस्टिकल और डिस्टेंट फिगर रहती है उनके लिए, क्योंकि सिस्टर और ब्रदर को इतना मेल जोल नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि बाद में उनका एक डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप होने वाला है, जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं मामा जो है लड़के का वो कंट्रोल करेगा।
और यहाँ पे गर्ल भी जो ग्रो करती है वो अपने फादर के साथ क्लोज रिलेशन के जैसे होता है उनके बीच में, और फादर डॉटर रिलेशनशिप एकदम थोड़ा यूरोपियन टाइप का होता है, बट देर इज नो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिपल कॉम्प्लेक्स एज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड एंड लॉन्गिंग टुवर्ड्स फॉर द मदर, फादर इज कम्प्लीटली एब्सेंट एज सो इज इन सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एडिपल कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता ही नहीं है, बिकॉज फादर के साथ जैसा यूरोपियन कल्चर में रिलेशन है वो यहाँ पे है ही नहीं। मदर से कुछ दूर नहीं करना, फादर कोई मदर से ज़बरदस्ती दूर नहीं कर रहा, फादर बहुत ज़्यादा काबू करके नहीं रख रहा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिपल कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ पे हम डेटा को अगर ध्यान में दें, जो मिलॉस्की हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्टालिटी और एम्बिवेलेंट एटीट्यूड किसके, मदर से, मदर का जो ब्रदर है यानी अपने मामा के प्रति उसका होता है, और अट्रैक्शन किधर होता है, सिस्टर के प्रति। ठीक है, अब इस चीज को हमें समझने की कोशिश करनी है। जो जिस सोसाइटी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हम कंप्लीट कर रहे थे, अप्लाइंग टू ईच सोसाइटी थ्रू समहाउ form we might say that the open context there is a repressed desire to kill the father and marry the mother while the हाँ ठीक है, वही मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही थी वही है। तो जहाँ पे हम फ्यूड जहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ पे मदर के प्रति अट्रैक्शन होता है और फादर के प्रति हेट्रेड होता है, जो कि यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम टोबिएंडर्स की बात करें तो यहाँ पे मामा के प्रति हेट्रेड होता है, क्योंकि मामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और सिस्टर के प्रति अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में क्या किया जाता है, मदर से अलग कर दिया जाता है, और यहाँ पे सिस्टर से अलग कर दिया जाता है। और यूरोपियन सोसाइटी में फादर हेड होता है तो फादर के प्रति बहुत नफरत होता है, यहाँ पे मामा हेड होता है तो मामा के प्रति नफरत होता है, और उस वहाँ पे मदर से दूर करते हैं तो मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे सिस्टर से दूर करते हैं तो सिस्टर के प्रति अट्रैक्शन होता है। ये आप समझ लीजिए, यही निचोड़ है। तो देखिए यहाँ पे जो गॉड एंड फादर की जो थ्योरी थी बेसिकली कि हम गॉड में फादर फिगर देखते हैं, वो भी होल्ड नहीं करता, बिकॉज क्योंकि डीमन यहाँ पे कौन है, मदर का ब्रदर है यानी मामा है, एंड द सिस्टर्स सन हैज टास्क ऑफ किलिंग द डीमन, दस इवन द प्रोजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट द मदर्स ब्रदर इमर्ज एज अ फिगर टुवर्ड विच ब्लड डायरेक्टेड एज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवर्स पर्सन द बॉयज लाइफ। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए कि उसको टोटम बना के मारना भी है, चाहे गॉड फादर की जो हमें थ्योरी पड़ी थी कि फादर के फिगर को हम एनिमल में या गॉड में देखते हैं, वो भी करना है, तो यहाँ पे फादर का रोल वैसा है नहीं, तो यहाँ पे कौन बुरा बन जा रहा है, मामा। ठीक है, क्योंकि उसका रोल बहुत ज्यादा है इसके जीवन में, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सोशली कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, जो साइको एनालिस्ट हैं अर्नेस्ट जोन्स, वो डिफेंड करते हैं फ्यूड की थ्योरी को और बोलते हैं कि नहीं, ये स्टिल यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। इसका क्रिटिक किसने किया था, मिलनॉस्की ने किया था, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो फिर आगे हमें अर्नेस्ट जोन बताते हैं कि मान लेते हैं कि टोबियान्डर्स की जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें फादर मदर और बच्चे हैं, लेकिन जो यहाँ फादर का रोल है वो अंकल पे चल जाता है। ठीक है, मामा पे अगर हम बोले तो मामा पे चला जाता है, तो जो सारा हेट्रेड गुस्सा वगैरह है वो मामा के प्रति हो जाता है और फादर के प्रति ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फादर यहाँ पे एक केयरिंग और प्यार से रखने वाला बन जाता है। ठीक है, मिलनॉस्की के अलावा भी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोटमिज्म को एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया। उसमें से मेयर फोर्ड्स एक थे, और वो हमें एक आइडिया बताते हैं कि जो फादर है, ठीक है, उससे हम डर तो रहे हैं, अथॉरिटी तो है जिसको हमें फॉलो करना है, या एक फियर या हेट्रेड उसके प्रति है, लेकिन सेम टाइम पे जो वो फादर फिगर है उसके प्रति रिस्पेक्ट और एक तरीके से हम उसको एडमायर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हमारे आइडेंटिटी है पेट्रियार्किकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, या जो भी धन वगैरह जो भी हम उससे लेंगे फ्यूचर में जब वो नहीं रहेगा, इसकी वजह से ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्ट्स जो है वो जो टलेंसी थे, मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो उसकी स्टडी इन्होंने की थी ट्राइब की।
अब यहाँ पे ये बताते हैं कि जो टोटमिक एनिमल है वो सिंबॉलिक है किस चीज का, पैटर्निटी से कनेक्टेड है, फादर से, फादर फिगर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये लोग भी जो डायलेंसीज हैं वो टोटम को फादर फिगर से ही वो करते हैं, इसीलिए टैबू है, ठीक है। आप दो चीज समझिए, जो टोटम है, टैबू मतलब उस पर निषेध है, आप उसको खा नहीं सकते, मार नहीं सकते, ये सब। उसके बाद एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है फोर्ट्स के स्टडी से, कि जो ये टैबूज हैं वो केवल ट्राइबल रिलीजन्स में नहीं है, मतलब टैलेंसी जैसे रिलीजन में नहीं है। आपको ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, हिंदू, मुस्लिम और बहुत सारे रिलीजन में टैबू या ये टोटमिज्म इस चीज का वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारी रिलीजन जिसका एग्जाम्पल दिया गया उसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रिक्टली कुछ फूड टैबूज फॉलो करते हैं, कुछ खाने पीने की पदार्थ निषेध है। एग्जाम्पल के लिए हिंदूज में बीफ और मुस्लिम्स में पोक, ठीक है। अब वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि टैबू क्यों लगाया जाता है, किसी चीज को टोटम बना के उसके ऊपर टैबू क्यों लगाया जाता है। फर्स्ट आपने समझी कि जो टोटम है वो किससे कनेक्टेड है, वो फादर फिगर है। और दूसरा क्या, दूसरा ये कि उस पर बैन लगाया गया। तो बैन लगाने की जरूरत क्या है या टैबू बनाने की जरूरत क्या है जब हम उसे खाना नहीं चाहते, यानी कहीं ना कहीं उसे मारने की इच्छा, उसको खाने की इच्छा लोगों के अंदर है, तभी ना उस पर टैबू लगाया गया, वरना टैबू का तो कोई सेंस ही नहीं होता। तो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे टैबू और टोटमिज्म को और या बैन को समझाने की कोशिश की गई है, यानी जो फूड हमें बैन किया गया कहीं ना कहीं हम वो खाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हिंदुइज्म का एग्जांपल लें तो माना जाता है कि जो गाय है, काउ बीफ जिसको नहीं खाया जाता, तो उनमें कुछ 26,000 देवी देवताओं का निवास होता है, मतलब रहते हैं, इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए, इसलिए उस पर टैबू या बैन है, ठीक है। अगर आप खाएंगे तो कोई ऐसा लॉ तो नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे नोन, पर हाँ सोसाइटी आपको नहीं रहने देगी, तो इस टाइप के सेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे आप ये समझ सकते हैं कि इच्छा लोगों में रही होगी खाने की, तभी तो बैन लगाया जाएगा ना, वरना बैन का कोई सेंस नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो कम्युनिटी या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका विश्वास नहीं रहा साइको एनालिटिकल जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें से पार्सन्स को भी आप एक काउंट कर सकते हैं। तो पार्सन्स क्या बोलते हैं कि जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की डरखाइम बात करते हैं वो काइंड ऑफ मतलब सिमिलर है सुपर ईगो से। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो ईडी है वो एकदम अपना मन का है, एकदम डेविल है, वो सब उल्टी सीधी चीजें करना चाहता है। वहीं ईगो है वो बैलेंस बना के रखता है, और सुपर ईगो सबसे अच्छा है, वो समाज के नॉर्म्स मान रहा है, समाज की जो कल्चर है उसको मान रहा है। तो यहाँ पे भी पार्सन्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि जो नॉर्म्स वैल्यूज कल्चर में हमारे हैं या कल्चर का पार्ट है, या हम कल्चर को अपने बिहेव और जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो कहीं ना कहीं सुपर ईगो या जो डरखाइन जिसको बोलते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। अब जो साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे विच क्राफ्ट को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया गया। विच क्राफ्ट वो आपने सुने होंगे ना, कुछ कहा था कि कोई औरतें जादू ही कुछ कर रही हैं, मतलब तंत्र मंत्र या इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी औरतों को बोला जाता है कि तुम चुड़ैल हो, और ये सब चीज़ें आपको यूरोप में भी विच हंटिंग का बहुत वो मिल जाता है कि किसी भी औरत पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये विच हंटिंग, मतलब विच है, ये चुड़ैल है और ये सब जादू वगैरह करती है, उसको मार दिया गया। और इंडिया में भी मैंने अपनी मदर से और बहुत लोगों सुना है कि होता था, कि कहा था कि ये लड़की औरत जो है ये चुड़ैल है, ये सब चीज़ें करती है, तो उसके कपड़ों को निर्वस्त्र कर दिया जाता था और उसको पीटा जाता था, मारा जाता था। ऐसे भारत में भी देखने को मिलते हैं। तो इसको किस तरीके से साइंटिफिकली साइको एनालिटिकल हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज में पेट्रियार्की था, अभी भी है, ठीक है। तो पेट्रियार्की जब था, पितृ सत्तात्मक समाज था और है भी, तो इकोनॉमी से लेके, मतलब अर्थव्यवस्था से लेके और भी समाज के डायमेंशन, सोशल पॉलिटिकल, आदमी पुरुष लोग संभालते थे। तो पुरुष लोगों के अंदर एक फियर आ गया, ठीक है। फियर ये कि कहीं किसी समय अगर औरतें
ये जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके प्रति आवाज उठाने लगी, विद्रोह करने लगी, तो क्या होगा? तो ये जो फियर और गिल्ट था उसका प्रोजेक्शन होता है किसमें? विच में, कि जो फियर उनके अंदर औरतों से है तो वो फिर उसको विच बना देते हैं, उसको चुड़ैल बना देते हैं, और इसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हमें फ्रॉड की बहुत सारी औरतें या और भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई, जो पीछे छूटी हुई कम्युनिटी है, डिसएडवांटेज जो सोसाइटी में कम्युनिटी है, उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उनको डीमन, भूत और चुड़ैल उनको कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद कल्चर एंड साइको एनालिसिस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क्स, बहुत सारे रिचुअल और प्रैक्टिसेस को हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ग्लुकमेंस का एक्सप्लेनेशन स्वाजी फ्रूट सेरेमनी का। बेसिकली ये राजा और प्रजा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करती है। बेसिकली इस फेस्टिवल के बारे में मैंने पढ़ा, तो इस फेस्टिवल में क्या होता है कि जो भी आप बोए होते हैं वो उगता है, तो राजा परमिशन देता है कि आप खा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रीमैन ने बताया है थंडर गॉड के बारे में। तो ये सैगमंस हैं कोई, ये बिलीव करते हैं कि थंडर जो है वो एक गॉड है। थंडर जो वो नहीं क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा। तो जैसे थंडर गॉड को दिखाते हैं ये लोग, अरे जिसमें आंधी तूफान नहीं आता, बिजली चमकते कड़कड़ आती है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, थॉर समझ लीजिए। थॉर थंडर गॉड था, पता नहीं। तो थंडर गॉड को और उसकी वाइफ को ये लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं? अपने पेरेंट के फिगर की तरह। ठीक है, तो जब भी भगवान गुस्सा होंगे, गुस्सा कब होंगे भगवान? जब कोई निषेध को लोगों ने किया होगा, जैसे मान लीजिए कि अपने फैमिली में कोई सेक्सुअल रिलेशन रखना या ऐसे सेक्सुअल रिलेशन रखना जो समाज में मना है, या कोई भी समाज में जो चीज़ें बनाई गई हैं रूल को अगर तोड़ेंगे, तो ये जो थंडर गॉड और उनकी वाइफ है वो गुस्सा हो जाएंगे। यानी मान लीजिए कि कोई भी चीज़ गलत हुआ तो कलेक्टिव गिल्ट आएगा इन लोगों के अंदर कि हमने गलत कर दिया है। एंड ये जो थंडर गॉड है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है और सुपर ईगो है। ठीक है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कलेक्टिव रिप्रेजेंट सब लोगों की मान्यता है, और सुपर ईगो जो सोसाइटी के पूरे रूल एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो जब भी गुस्सा होंगे तो वो रूप अपना मतलब बहुत भयानक वाला रूप दिखाएंगे, ऐसा ये लोग मानते हैं। अब विक्टर टर्नर ने हमें रिचुअल और रिलेटेड सिंबल्स को समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए कोई औरत है, ये किसी ट्राइब की, क्या एंड, ठीक है, तो मान लीजिए उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, तो उसको लगेगा कि जो उसके पूर्वज हैं उनकी स्पिरिट्स कहीं ना कहीं एक तरीके से हम समझाएं कि गिल्ट्स ऑफ बीइंग नॉट एबल टू फुलफिल द, हाँ मतलब बेसिकली वो जो अपने पूर्वज हैं उनकी इच्छाओं को, उनकी विशेस को या उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है, और उसका जो फेलियर है बच्चा ना पैदा कर पाना, एक तरीके से वो सोचने लगती है कि जो उसके पूर्वजों का जो साया है उसके ऊपर आ गया है और वो लोग कहीं श्राप दे रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो उसका कार्य है बच्चा पैदा करना वो नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेयर फोर्ड्स का जो आता है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइको एनालिटिकल perspective in anthropological stream form fact the anthropologists normally study customary behavior and these are kept alive in any culture by mechanism of superego, thus get a proper understanding one must try to reach the psychoanalytical root of practice। तो हमें पहले देखिए कोई भी सुपर ईगो में हमारे कल्चर को या नॉर्म्स को, मैंने बताया कि सुपर ईगो हमें कहता है कि जो समाज में रूल एंड रेगुलेशन है एकदम अच्छे बन के रहो, उसे फॉलो करो। तो किसी भी कल्चर में हमें कोई भी कस्टम या कुछ भी जो वहाँ का पूजा पद्धति है या वहाँ पे जो भी धर्म से संबंधित या कुछ भी कोई कस्टम वगैरह है, उसको अगर समझना है तो हमें साइको एनालिटिकल रूट में जाना पड़ेगा, तब उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अंटिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।